जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। तो मैं चंद्रकांत कुमार आप सभी को डीके चंदन एजुकेटरी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, संधि। संधि हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हम संधि के बारे में समझेंगे, संधि होता क्या है और संधि से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं या जिस जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, हम सभी प्रकार के सवालों का अध्ययन एक अनोखे तरीके से, एक अपने अलग अंदाज से हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है संधि। संधि है क्या, सबसे पहले इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो संधि की अगर हम परिभाषा दें, संधि है क्या, तो संधि बेसिकली जब दो वर्णों को हम जोड़ते हैं, दो वर्णों के मिलने से, दो वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है बाबू, परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मिलने से उनमें जो बदलाव होगा, उनमें जो परिवर्तन होगा, उसे ही संधि कहा जाता है। तो संधि का ये मुख्य परिभाषा है। तो आप इसमें से एक चीज पर गौर कीजिए, आपको लिखा हुआ इसमें मिलेगा कि वास्तव में ये जो आपका, चूंकि संधि है क्या, दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का जोड़, दो वर्णों का जोड़ ही संधि कहलाता है। तो सवाल यह है कि सर वर्ण क्या है, क्योंकि संधि में जब भी जुड़ेंगे तो वर्ण ही जुड़ेंगे, दो वर्णों का ही मेल होता है। तो सवाल आया कि ये सर वर्ण क्या है। तो वर्ण के बारे में एक और अलग से हम आपको वीडियो बनाएंगे, संपूर्ण पूरा वर्ण क्या होता है। लेकिन आज हम वर्ण के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, हल्का सा, जितना हमको अभी संधि में काम है थोड़ा सा जानकारी हम लेते हैं कि आखिरकार ये जो आपका वर्ण है, ये वर्ण है क्या, है ना। तो चलिए वर्ण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप वर्ण के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि वर्ण वह मूल ध्वनि को कहा जाता है। वर्ण वह मूल ध्वनि होता है, वह मूल ध्वनि होता है जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसे ही बाबू कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा उसे वर्ण कहेंगे। अगर आप वर्ण के बारे में और जानकारी लें, वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण है क्या, तो स्वर वर्ण बेसिकली, स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, या जिसको हम लोग स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हो, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं,
तो वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता हो, वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो बाबू, उसे ही कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो अब स्वर वर्ण के बारे में आप जानते हैं, जैसे इसमें लिखेंगे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो जैसे क हो गया, ख हो गया, च हो गया, ज हो गया, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। जैसे क वर्ग, जैसे आपका च वर्ग, जैसे आपका ट वर्ग, ये सब के सब व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो थी थोड़ा सा वर्ण की बेसिक जानकारी। चूंकि संधि पढ़ रहे हैं तो हल्का सा वर्ण जानना पड़ेगा। सब संधि में दो वर्णों का जोड़ होता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी इसमें हम लेते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। जैसे व्यंजन वर्ण बाबू अपने आप में आधा होता है, अधूरा होता है। जैसे अगर हम ये लिख दिए क, तो ये क पूरा है। ये क बना कैसे है? तो ये क बना है आधा क प्लस अ से। आधा क मतलब अगर क में हम हलंत लगा दें तो ये आधा हो जाता है, इसका उच्चारण आधा होता है। जैसे यदि हम लिखते हैं च, तो यदि आप ये च लिखे हैं तो ये च पूरा है। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें कि आधा च प्लस अ, तब ये से दोनों मिलकर बना है पूरा च। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी व्यंजन वर्ण अपने आप में आधा होता है, अधूरा होता है। अच्छा, उसको पूरा होने के लिए कोई न कोई स्वर वर्ण चाहिए। क्या चाहिए? कोई न कोई स्वर वर्ण चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एक व्यंजन वर्ण की, जैसे भी देख रहे थे आप, जैसे ये आधा क है, आधा है, अधूरा है। तो अगर इसके बाद हम ले लेते हैं आ, मान के चलिए, इसके बाद हम मान के चलिए ले लेते हैं आ, इसके बाद या हर्षु ई आएगा, मान के चलिए आप, इसके बाद दीर्घ ई भी आ सकता है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण जो आधा है, अधूरा है, यदि उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो वह उसके अनुसार, उसके अनुरूप बदल जाता है। जैसे आधा क के साथ अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क बन जाएगा। आधा क के अगर आ से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? का बन जाएगा। यदि आधा क को ई में जोड़िएगा तो ये बनेगा की बन जाएगा। आधा का को, यदि आधा क को आप दीर्घ ई के साथ जोड़िएगा तो क्या बनेगा? दीर्घ की बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ की। तो ये इसका फंक्शन है। अब इसको थोड़ा आप दैनिक जीवन से रिलेट करके देखिए। जैसे बैचलर लाइफ जीवन जीने वाला जो भी मान के लिए विद्यार्थी है या जो लोग होते हैं, वो शादीशुदा नहीं है तो आधा है, अधूरे हैं। वो पूरा कब होंगे? जब उनका शादी विवाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका एक परिवार हो जाएगा। शादी विवाह हो गया, पूरा हो गया, अपने फैमिली मेंबर के साथ रह रहा है, परिवार के साथ उसका एक अलग तरीके से जुड़ाव है। और अगर उसका शादी विवाह नहीं है, जब तक वो कुंवारा है, इधर से उधर, कभी रमेश चौक तो कभी शाहपुर मोड़ पर है, कभी इधर खड़ा है, कभी सीनापुर मोड़ पर मुंह मार रहा है, इधर उधर घूमते रहता है। तो जैसे ही वो शादी के बंधन में बन जाता है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे भी आप देखिएगा कि गांव देहात में कहा जाता है कि यदि मान के चलिए कि लड़का अगर थोड़ा सा शौक हो गया है तो कहीं इसको शादी विवाह के बंधन में बांध दीजिए, ये सीधा हो जाएगा, ये माना जाता है, मतलब पूरा हो जाएगा। तो कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आधा है, अधूरा है, तो उसे पूरा करने के लिए एक स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है ना। तो एक स्वर वर्ण जैसे ही आएगा वो पूरा हो जाएगा। जैसे कि आधा क है ना, अब आधा क के बाद अ आया या आ आया या ई आया, ठीक है। तो आधा क ई है, आधा है, अधूरा है, ये सब इधर उधर घूमे फिर चल रहा है ना। ये कहता है कि मेरे बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, चाहे कोई हो, मेरे बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए, हम उसके साथ जुड़कर पूरा हो जाएंगे। तो कैसो रहेगा, चलेगा, दिक्कत नहीं है। जैसे क के बाद अ आया है तो बन जाएगा क के बाद आ आया है तो बन जाएगा क के बाद ई आया है तो बनेगा की। ये कहेगा कैसो चलेगा, अगर क आधा अधूरा है, ये कहेगा हमारे बाद कोई लड़ाकीन है तो हम वैष्णव हो जाएंगे। क कहेगा हमारा बाद कोई अगर सुधु आया तो हम वैष्णव हो जाएंगे। इस प्रकार से एक सिंपल जोड़ होता है
एक व्यंजन वर्ण का एक दूसरे स्वर वर्ण के साथ। तो इसको आप बेसिक तौर पर समझ के रखिएगा, आपको आगे चलकर संधि में और काम आने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। बेसिक चीज आप समझ गए। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी व्यंजन वर्ण आधा अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए कोई न कोई स्वर वर्ण चाहिए। अगर स्वर वर्ण नहीं मिला तो आधा रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा, ऐसी रह जाएगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है, जिंदगी भर वो कुंवारा ही रह जाएगा। अगर व्यंजन वर्ण अगर किसी स्वर वर्ण के साथ नहीं जुड़ा तो आधा ही रह जाता है। चलिए एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं। जितने भी मान के चलिए आप संधि कहीं पढ़े होंगे, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो आपको मिलेगा, या आप किसी सर के द्वारा पढ़े होंगे, तो आपको हम ये बताना चाहते हैं, जैसे अगर आदमी रट लेता है या उसको पढ़ लेता है, जैसे लिखा हुआ है कि इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इसका संधि क्या होगा? तो आप झट से एकदम जवाब दे दीजिएगा इसका कि इति जोड़ आदि बराबर होता है इत्यादि। आप तो इसका जवाब दे देते हैं। अगर हम आपसे पूछें सु जोड़ आगत बराबर होता क्या है, तो आप झट से इसका जवाब सेकेंड भी नहीं लगने दीजिएगा और झट से आप जवाब दीजिएगा कि सर सु जोड़ आगत बराबर स्वागत होता है। बहुत आसान सा जवाब। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि इति जोड़ आदि बराबर ये इत्यादि कैसे हुआ। हम आपसे पूछेंगे कि सु जोड़ आगत ये स्वागत कैसे हुआ। आखिरकार इति जोड़ आदि इत्यादि कैसे बनता है। अब एक चीज और, संधि की जो परिभाषा है उसमें साफ साफ बताया गया कि दो वर्णों के जोड़ने से उनमें जो बदलाव होगा उसी को संधि कहेंगे। एक बात हमको बताइए, आप सोच कर बताइएगा, यदि हम दो वर्ण को जोड़ेंगे या कोई चीज दो को जोड़ेंगे तो वो बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। दो चीज जोड़िए वो बढ़ेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका त है, इति में जो त है ये बाबू पूरा है, ये आपका त पूरा है। लेकिन जैसे ही इसका संधि होगा ये त आधा हो जाता है। ये त आधा हो गया, आधा कैसे हो गया ये पता नहीं है, तो हम आपको इसकी जानकारी देंगे कि आधा तक कैसे हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर सु जोड़ आगत बराबर बना है स्वागत। यहाँ पर आप सु को देखिए, ये सु है आपका पूरा, लेकिन यहाँ पर ये सु में जो स था ये पूरा था, लेकिन यहाँ पर ये जो स लिखा हुआ है स्वागत में, ये आपका स आधा हो गया, अधूरा हो गया। क्यों हो गया? क्या इसके जीवन में पीड़ा आ गई, क्या समस्या आ गई कि बेचारा आधा हो गया? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ संधि के नियम है, हम उस नियम को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये समझते हैं कि आखिरकार संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के प्रकार पर चलते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। इसमें अगर हम पहला नंबर पर दें तो स्वर संधि। अगर आप दूसरे को देखेंगे तो ये आपका है व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि। तो ये तीन संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो तीनों संधि को हम एक एक करके समझेंगे, एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। हम भी आपको एक बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ते हैं आपको स्वर संधि की ओर। स्वर संधि क्या है ना? स्वर संधि कहते किसको है? तो चलिए देखा जाए। स्वर संधि तो चूंकि नाम में ये स्पष्ट है, लिखा हुआ है स्वर संधि। तो स्वर संधि में जब भी अगर दो वर्ण मिलेंगे तो वो दोनों के दोनों वर्ण स्वर ही होंगे। क्योंकि नाम है इस संधि का स्वर संधि,
मतलब है, संधि का मतलब हुआ जोड़, संधि माने जोड़। और अगर स्वर लिखा हुआ है माने स्वर वर्ण। तो जब दो स्वर वर्णों को जोड़ा जाएगा और उनके जुड़ने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? स्वर संधि। तो स्वर संधि की हम परिभाषा यदि ले लें तो दो स्वर वर्णों को जोड़ने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में जब भी दो वर्ण जुड़ेगा तो दोनों के दोनों स्वर होंगे, दोनों के दोनों स्वर वर्ण ही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार स्वर संधि के अंतर्गत और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो स्वर संधि, जैसे संधि के तीन भेद हुआ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसी प्रकार से स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद हैं। कौन कौन है? बारी बारी से समझें। पहला हम ले लेते हैं यन संधि। दूसरा हम ले लेते हैं दूसरा ले लेते हैं आपको गुण संधि। तीसरा लेते हैं हम आपको दीर्घ संधि। और अगर हम बात करें चौथे की तो चौथा आपका वृद्धि संधि। और 5वां है अयादि संधि। 5वां क्या है? अयादि संधि। तो ये 5 है। यम संधि, गुण संधि आपका अगला है दीर्घ संधि, चौथा है वृद्धि संधि और 5वां है अयादि संधि। कुछ बच्चों के मन में ये होगा, चूंकि ग्रामर की पुस्तकें में, व्याकरण की पुस्तकों में सबसे पहले दीर्घ संधि लिखा हुआ रहता है, उसके बाद गुण संधि लिखा हुआ रहता है, उसके बाद यन संधि लिखा हुआ रहता है, उसके बाद वृद्धि और सबसे लास्ट में अयादि संधि। तो जरूरी नहीं है कि हम उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सब अलग अलग अपना है। हम पहले यन संधि के बारे में भी जान सकते हैं, उसके बाद हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है। तो चलिए ये स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, इनमें से हम पहले एक की चर्चा करेंगे। यन संधि होता क्या है? चलिए तो यन संधि के बारे में जानिए, यन संधि क्या होता है। चलिए देखिएगा ध्यान से। यन संधि क्या होता है बाबू, इसको समझिएगा। कहता है यन संधि में कि नियम यह है कि जब ह्रस्व ई के बाद इससे कोई अलग स्वर आए तो ह्रस्व ई का आधा या में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। ये इसका एक रूल हुआ ह्रस्व ई से संबंधित। इसका एक और रूल है ह्रस्व उ से संबंधित। हम बारी बारी से सभी को देखेंगे। चलिए समझिए। कहता है कि जब ई के बाद उससे कोई अलग स्वर आए, ई के बाद उससे अलग स्वर, मतलब यह है यदि ई लिखा हुआ है
तो ई से अलग कौन कौन स्वर हो सकता है? तो ई से अलग होगा बाबू, अ हो सकता है, आ हो सकता है, ऊ हो सकता है, या ये ऊ हो सकता है। इस प्रकार से ए हो सकता है, ऐ हो सकता है, और आगे भी होगा। तो ई से अलग स्वर अगर आता है ई के बाद, तो ई अपने आप को आधा य में बदल लेता है। ई अपने आप को आधा य में बदल लेगा। चलिए इसको देखिए कैसे ई अपने आप को आधा य में बदल लेगा। मतलब ये है कि ह्रस्व ई, ध्यान से समझिएगा, ह्रस्व ई के बाद यदि अ आया, ह्रस्व ई के बाद यदि अ आया तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए नियम ये कहता है कि ह्रस्व ई के बाद इससे कोई अलग स्वर आए, तो अ आया है, अ आया है, और ई से क्या है? अलग है, तो ई अपने आप को आधा य में बदल लेगा। किसमें बदल लेगा? आधा य में। ई का कहना ये है साफ साफ, यदि हमारा बात हमर लिए नहीं आएगा तो हम रुस जाएंगे, हम मुंह फुला लेंगे और अपने आप को आधा य में बदल देंगे, हम भाग जाएंगे। यानी ई के बाद यदि उससे अलग स्वर नहीं आया तो ई का परिवर्तन हो जाता है, ई का परिवर्तन हो जाता है आधा य। अब आधा य अभी आपको हम बताए थे कि व्यंजन वर्ण जब आधा होता है, अधूरा होता है, तो बाबू पूरा होने के लिए कोई न कोई स्वर वर्ण को खोजेगा ही। बच्चे वो कोई न कोई स्वर वर्ण को खोजेगा ही। तो यह आधा है, अधूरा है, ये अपन बात स्वर वर्ण के खोजेगा, अपना बात कि हमरा कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। तो बाबू यह कहेगा अ से, यह कहेगा अ से कि आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। तो अ भी कहेगी यह से कि आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। ध्यान समझिएगा, यह कह रहा है अ से आई एम सिंगल, अ कह रहा है य से आई एम सिंगल। तो फिर दोनों एक साथे बोलेगा, एक साथे कहेगा कि बोथ आर मिंगल, बोथ आर मिंगल। चलिए हम अकेले हैं, आप भी अकेले हैं, हम मिल जाते हैं। नहीं तो यहाँ पर आधा यह अ से तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि इसको कोई ना कोई स्वर वर्ण चाहिए ना, तो ये मारा चल रहा है इधर से उधर ना, इसको कोई मिलेगा नहीं। लेकिन ये चाहता है कि हम किसी स्वर वर्ण के साथ जुड़ जाए, चाहे उस स्वर वर्ण कैसनो रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। तो आधा य के साथ मिलकर, आधा य अ के साथ मिलकर क्या बना देगा? क्या बना देगा बताइए? आधा य अ के साथ मिलकर बनाएगा पूरा य। ये हो गया। अब चलिए इसी से संबंधित एक और थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखा जाए, हम कहते हैं जैसे देखिए, अगर आप मान के चलिए कि लिखते हैं ह्रस्व ई प्लस आ, उसी प्रकार से है ह्रस्व ई प्लस उ, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ उ, ह्रस्व ई प्लस ए। चलिए इतना समझते हैं। तो ह्रस्व ई के बाद आया है, अलग स्वर है, तो ह्रस्व ई अपने आप को बदल लेगा किसमें? आधा य में। आधा य आ को कहेगा मिल जाओ हमरा से, तो ई मिल के क्या बना देगा? या बना देगा। नहीं, आगे देखिए, ई के बाद उ आया है, अलग स्वर है, तो ई बदल जाएगा य में, और यह उ के साथ मिलकर बना देगा क्या? यू। आगे देखिए, ई के बाद उ आया है, दीर्घ उ है, तो ई बदलेगा य में, किसके कारण? इस उ के कारण। क्यों? क्योंकि ये उ जो है य से ई से अलग स्वर है। तो चलिए इसको, इसका बन जाएगा दीर्घ यू। अब ई प्लस ए क्या बनेगा? ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो चलिए, आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये चीज समझ में आ रही है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए इसमें थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल पर आते हैं, यम संधि का उदाहरण। नहीं, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। इसका झट से आप जवाब दीजिएगा।
कि सर इसका तो हो जाएगा इत्यादि, जैसा कि हम आपको शुरुआत में बताए थे। लेकिन ये इत्यादि बनता कैसे है हम इसी को समझेंगे। आइए इसका हम ऑपरेशन करेंगे। देखिए ध्यान से देखा जाए, लिखा हुआ इति जोड़ आदि। तो चूंकि इसकी संधि करनी है कि इति और आदि को जोड़कर क्या बनेगा, संधि करना है। तो संधि होता कैसे है, संधि का बेसिक नियम आप समझिएगा। होता यह है संधि में कि जो ये प्लस आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस, इस प्लस के जस्ट बाएं जो स्वर होगा, इस प्लस के जस्ट दाएं जो स्वर होगा, यही दोनों आपस में मिलते हैं। प्लस के जस्ट बाएं और प्लस के जस्ट दाएं, प्लस के जस्ट बाएं और प्लस के जस्ट दाएं, जो दो वर्ण है इन्हीं दोनों को जोड़िए, संधि हो जाएगा। चलिए, तो सवाल यह है कि जब आपको न समझ में आए कैसे जोड़ना है, तो इसको तोड़ा कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, पूरा ऑपरेशन कर दीजिए इसका। देखिए कैसे होगा। तोड़ते हैं इसको, ई तो ई रह जाए क्योंकि स्वर वर्ण है, टूटेगा नहीं। प्लस ये आपका ती है, तो इसको तोड़िए, तो ती को तोड़िएगा तो आधा त और प्लस ई हो जाएगा। आधा त प्लस ई। देखिए प्लस को हिंदी में जमा कहा जाता है ना, लेकिन हम इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे हैं प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। ई प्लस त प्लस ई, चूंकि ये ती आधा त प्लस हरस्व ई में टूटा है ना। प्लस उसके बाद है आ, उसके बाद दी को तोड़िएगा तो आधा द प्लस ई, आधा द प्लस ई। देखिए हम आपको समझाएं कि प्लस के जस्ट बाएं और प्लस के जस्ट दाएं जो दो वर्ण होगा, इन्हीं दोनों वर्ण की संधि होगी ना, इन्हीं दोनों वर्ण की संधि होगी। तो अब समस्या ये है कि आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर मेन प्लस के बाएं और आप प्लस के दाएं बोले हैं, तो भाई इसमें इतना सारा प्लस हो गया, एक ये प्लस है, एक ये प्लस है, एक यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, तो किस प्लस के बाएं किस प्लस के दाएं ये समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसमें मेन प्लस खोजेंगे। मेन प्लस कौन सा है? तो आ के पहले वाला जो प्लस है, आ के पहले वाला वही आपका मेन प्लस हो जाएगा। तो आ के पहले कौन आपका प्लस है, ये ध्यान से देखिए। आ के पहले यही आपका प्लस है और यही मेन प्लस हो जाएगा। तो इसी प्लस के जस्ट बाएं और इसी प्लस के जस्ट दाएं जो दो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं दोनों वर्णों की संधि होगी। अर्थात ये ह्रस्वी और आ दोनों आपस में जुड़ेंगे। बाद बाकी आपको इधर जो दिखाई पड़ रहा है, बाद बाकी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब के सब ये इधर से यहाँ ये आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ये साइलेंट है, इसको दैनिक जीवन से हम जोड़ते हैं, ध्यान समझिए। देखिए मेन आपका ये ई और आ है ना, मान के चलो कि ई है दुल्हा, ठीक है, ई दुल्हा है ना, और ई है कन्या, ठीक है, ई कन्या है, ई दुल्हा है, ई कन्या है। तो जब विवाह होगा तो मेन यानी ये दोनों है, ई और आ, यानी ये दोनों मेन है बस। अब बाद बाकी जो इन्हें दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, ये सब तो बाराती है। इस सब क्या मतलब है? ये सब आया अपना खाएगा अपना जाएगा, इस सब की क्या मतलब है? खाएगा, आया खा के उसके बाद सोएगा और उसको कुछ मतलब है नहीं, खाना पीना से मतलब रहता है। तो मेन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ह्रस्व ई और आ, यानी ये दोनों में बॉन्ड बनेगा, यानी ये दोनों आपस में जुड़ेगा। और बाद बाकी ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, द प्लस ई और ये वाला हिस्सा उसी प्रकार से जस का तस उतार दिया जाता है, उसी स्थान पर ये दोनों उतर जाएंगे। मेन यहाँ होगा। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे अगर यहाँ पर मान के चलिए कि ये जयमाला का स्टेज है, शादी विवाह में होता है, ये जयमाला का स्टेज है, एने से लड़की आया, एने से गया है ना। तो अब मान के चलिए ये सब कौन है?
ये सब वो जो खरी वरी में लेके जाता है सर ना, थोड़ा में उमलवर रहता है, उसमें और कुछ मिठाई उठाई भी रहता है, तो यही सब ये सब है। तो ये क्या मतलब है, अगर मान के चलिए कि ये माला डालेगा भी तो किसको डालेगा, ये से उठ के यहाँ तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। ये जब भी माला डालेगा तो ये आ को ही डालेगा, ठीक है। इसके साथ इसका बॉन्ड बनेगा, यानी दोनों में ये सब तो खाली याद है सर, बस खाली सर सवर के आगे है, आराम से हुआ अब खड़ा है। अब ये नहीं ये सब लड़कन खड़ा रहता है, ये जुलावा दिन से जो लड़कन खड़ा रहता है मुंह बनावे रहेगा 10 रकम के ना, तो ये नहीं यहाँ खड़ा रहेगा। चलिए तो अब बेसिक चीज पर आते हैं, यहाँ है क्या, है ना। चलिए समझते हैं, जो आपको मेन चीज जोड़ना है, जो आपको जोड़ना है उसको समझिए ध्यान पूर्वक, ठीक है। मिल गया। चलिए तो ई और आ दोनों को जोड़े। यन संधि का नियम क्या है, यन संधि का नियम है कि यदि ह्रस्व ई के बाद उससे कोई अलग स्वर आए, ह्रस्व ई के बाद क्या आया है, आ आया है, तो ह्रस्व ई के बाद आ आया है, तो ह्रस्व ई अपने आप को आधा य में बदल देगा। क्यों, क्योंकि आ ई से अलग स्वर है, तो ह्रस्व ई अपने आप को आधा य में बदल देगा। ये ह्रस्व ई अब ह्रस्व ई नहीं रह गया, ये य में बदल गया है, आधा य। ई कहा आ से देख भाई तू हमरा से अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है, हम अपने आप को य में बदल देंगे। किसमें बदल लेंगे, य में बदल लेंगे। अब देखिए यह अब ये बताए, यह व्यंजन वर्ण है, आधा है, अधूरा है, ये अपने पास किसी न किसी स्वर वर्ण को ढूंढेगा, एकदम जरूर ढूंढेगा, खोजेगा ही, निश्चित खोजेगा। तो यह कहेगा आ से भैया मिल जाओ, काहे तड़पा रहे हो हमको, नहीं तो बेचारी आ भी कहेगी ठीक है आ रहे हैं। तो यह और आ दोनों मिलकर बना देंगे या, क्या बना देंगे, या। तो आपका ये संधि बन गया, ई बदल गया या में, और यह आ के साथ मिलकर क्या बना दिया, या बना दिया। अब चलिए इधर आइए, त के पास आइए, तो त को देखा जाए, ये त आधा है, क्या है ये त आधा है, ये व्यंजन वर्ण है, इसको भी पूरा होना है, लेकिन इसको पूरा होने के लिए इसके बाद कोई न कोई स्वर वर्ण चाहिए। आप कहिएगा सर ये तो है, ये कहाँ है, ये तो अपने आप को खत्म करके, अपना अस्तित्व खत्म करके य में बदल गया है। तो त के बाद कोई भी स्वर वर्ण नहीं आया, त के बाद कोई स्वर वर्ण है ही नहीं, तो इत आधा है, आधा ही रह जाएगा। इत कहेगा, इत के बारे में समझिए, कर कोई जे अगुआरा से घूम के चल जा रहा है, फीते नहीं हो रहा, कहीं कहीं सेटे नहीं कर पा रहा है, याद आया तो रह जाएगा। गांव देहात के भाषा में कह देते हैं कि चलिए बंडे रह जाएगा, नहीं, तो ये त जो है आधा रह जाएगा। इसीलिए जब इसको आप संधि में जोड़िएगा, ध्यान से समझिए, जब इसको आप संधि में जोड़ते हैं, संधि में इसको आप जोड़िएगा, तो ये जो आप करता है कैसे हो जाएगा, ई को वैसे उतार दीजिए, ये बराती है उतर जाएगा। आधा तक चूंकि पूरा नहीं हुआ, कितनो रोएगा गाएगा तब वो नहीं पूरा होगा, इस तो आधा के आधे रह जाएगा, अब इनमें से या उतरेगा, अब ई द प्लस ई बराती है, इसको वैसे ही उतार दीजिए, क्या बन गया, इत्यादि। क्या बना, इत्यादि। तो इत्यादि में जो त का फंक्शन है कि आधा क्यों रह जाता है, यही फंक्शन है कि ये त ई से जब अलग होता है। अच्छा एक बात और समझिए, ये बेचारा जो त था, त देखिए ध्यान से, ई त पहले क्या था भाई, पहले ये ई था, ई था ना, ये त था, ई के साथ पहले पूरा था, बेचारा अपना बंधन में बंधन है, कोई मतलब नहीं है, पूरा है, लेकिन ये जो ई है धोखा दे दी, ई भाग गई तब को छोड़कर, ये बेचारा तब आधा हो गया। अब आधा हो गया तो ये खोजेगा कि चल भाई ये वो छोड़ के चला गया तो कुछ दूसरा मिलना चाहिए, नहीं, लेकिन ये तब को कोई मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए आधा ही रह जाता है। तो ये आपका जो त है, ये त है आधा, त आधा ही रह जाएगा। तो इति जो आदि क्या बना, इत्यादि बना। अभी आपको हम इस पर रिलेटेड और सारा उदाहरण देंगे यन संधि का, जो ई वाला फंक्शन है, जैसे पर्यावरण आता है इसके अंतर्गत, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि
ये भी बताया जाएगा आपको कि सु जोड़ आगत, यहाँ भी फंक्शन है सु जोड़ आगत बराबर स्वागत कैसे होगा, यहाँ भी आधा सा हो जाएगा। स्वागत कैसे होगा, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत कैसे होता है, यहाँ स पूरा है, यहाँ स आधा है, क्या होगा यन संधि का हम जब दूसरा पार्ट बनाएंगे तो हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा यदि आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए। यन संधि का जो और इससे संबंधित नियम है यदि आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।